ईरान और इजराइल में झगड़ा होता है तो इजराइल के सामने ईरान कितने दिनों तक टिकेगा? बहुत मुश्किल है ईरान का टिकना। इजराइल सुपीरियर है नंबर ऑफ ट्रुप्स के में, टैंक्स में। तो हवा में लड़ाई होगी तो एयर पावर किसका स्ट्रांग है? तो इजराइल का स्ट्रांग है। बैलगाड़ी में और तेजस में बहुत फर्क है। तो जो बैलगाड़ी जिसके पास है वो कैसे लड़ेगा तेजस से? ईरान क्लेम तो करता है कि हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, बट क्या वो न्यूक्लियर पावर है? नहीं है। इजराइल है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये खाली जो बादल है ईरान वो गरजता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये इजराइल के सामने हम नहीं खड़ा कर सकते। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इजराइल ने आखिर 7 अक्टूबर 2023 की घटना का बदला कायदे से लिया। हमास का चीफ मारा गया तेहरान में, हिजबुल्लाह का नंबर 2 बेरूत में मारा गया, और एक जिसने ये सारी प्लानिंग की थी उसे जमीन दो गाजा के अंदर ही कर दिया गया। लेकिन तेहरान में हुए हमले में जो चीजें सामने आ रही है और जिस तरीके से ईरान गीदर भपकियां दे रहा है, तो कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि युद्ध होगा, सारी इस्लामिक कंट्रीज एक साथ आएंगी, इजराइल के ऊपर हमला करेंगी। क्या वाकई इजराइल के ऊपर हमला होगा? पहला सवाल ये। नंबर 2, क्या ईरान की ये हैसियत है, कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल के ऊपर डायरेक्ट फाइट कर सके, हमला कर सके, युद्ध कर सके? और तीसरा कि ईरान अगर हमला नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? क्या क्या ऑप्शन है उसके पास? और अगर युद्ध हुआ, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का, और अगर युद्ध हुआ तो कितने दिनों में इजराइल ईरान की ईंट से ईंट बजा देगा? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सारे लोग एक सवाल मोटा मोटी बाकी चीजों पे आएंगे कि अगर ईरान और इजराइल में झगड़ा होता है तो इजराइल के सामने ईरान कितने दिनों तक टिकेगा? बहुत मुश्किल है ईरान का टिकना। एक प्रोफेशनल सेना है, एक पूरा मोटिवेटेड देश है। वहाँ की औरतें बड़े अच्छे 6 करोड़पति अरबपति लोग जो अमेरिका में हैं, अभी यहाँ पर इजराइल में आए लड़ने के लिए, अपना धंधा छोड़ के, बिजनेस छोड़ के लड़ने के लिए आए। जिस देश का मोटिवेशन लेवल इतना हाई है, जो कमिटमेंट इतना हाई है, राष्ट्र प्रेम की भक्ति इतनी हाई है, उससे कैसे लड़ सकते हो? वहाँ का बच्चा बच्चा में जोश है, लड़ेंगे, इजराइल के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिंदगी और मौत का सवाल है। ये इस बात को जानते हैं। जब आप देखते हो कि जिंदगी मौत का सवाल है तो आदमी फिर सोचता है। तो जज्बा अनमैच्ड है और टेक्नोलॉजी, हथियार अनमैच्ड है। मैं बताता हूँ, एक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है SWOT एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, SWOT एनालिसिस बोलते हैं। अब तुलना करते हैं कि यदि जंग होता है तो ईरान कहाँ है, इजराइल कहाँ खड़ा है, और दम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, उसके तहत ईरान 14वां ग्लोबल रैंकिंग में है, लेकिन इजराइल 17वां है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसमें बहुत फैक्टर कंसीडर किया जाता है, उसका किया जाता है कंसीडर। तो मैं ईरान के बारे में बोलूँगा, फिर इजराइल के बारे में बोलूँगा। इजराइल सुपीरियर है नंबर ऑफ ट्रुप्स के में, टैंक्स में, और इसमें दोनों सुपीरियर है। लेकिन एक सबसे जो जियोपॉलिटिकल इशू है, जो लोग उसको भूल रहे हैं, कि एडजॉइनिंग बॉर्डर ईरान का और इजराइल का नहीं है। ट्रुप्स की लड़ाई होगी नहीं। हाँ, वही तो, टैंक वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो दोनों देश के बीच में तो जॉर्डन एक और इराक है, राइट। तो बॉर्डर तो टच करता नहीं है। इसका मतलब है बॉर्डर की लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कहाँ होगी? हवा में होगी। तो हवा में लड़ाई होगी तो एयर पावर किसका स्ट्रांग है? तो इजराइल का स्ट्रांग है। अब आते हैं, इजराइल के पास 612 फाइटर जेट्स हैं, ईरान के पास
551 है। और जब क्वालिटी की बात करें, देखिए कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी से काम नहीं होता है, क्वालिटी से होता है। फरारी और मारुति में कोई कंपटीशन ही नहीं है। बैलगाड़ी में और तेजस में बहुत फर्क है। तो जो बैलगाड़ी जिसके पास है वो कैसे लड़ेगा तेजस से? तो क्वालिटी बेटर है, क्वांटिटी में भी बेटर है। तो एयर पावर, उसके बाद ईरान के पास तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स भी नहीं है। अरे 1990 के बाद, सैंक्शन के बाद उसकी बहुत बुरी हालत है। फाइटर उसने कोई मतलब ढंग का कोई एयरक्राफ्ट खरीदा ही नहीं है सैंक्शन लगने के बाद। कैसे हवाई जहाज में, हवा में कैसे लड़ोगे? दूसरी बात कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत कमज़ोर है। और जब एयर पावर की हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो चीज़ है एडी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। वो दुनिया का बेस्ट है उसके पास, इजराइल के पास बेस्ट है। तो अब ईरान का थोड़ा सा स्ट्रेंथ कहाँ है? इजराइल स्वॉर्म टेक्निक इस्तेमाल करके मिसाइल्स का और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। स्वॉर्म टेक्निक का मतलब यदि 300 या 3000 मिसाइल या ड्रोन्स टारगेट किया जाए इजराइल पे एक साथ, तो स्वॉर्म्स इतने आते हैं तो कुछ परसेंटेज आपके एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके टारगेट पे पहुंचने की क्षमता रखते हैं। और उसमें से कुछ परसेंट, 2%, 3% जो है, यदि वीवीआईपी टारगेट पे पहुंच जाता है तो रिजल्ट खतरनाक हो सकता है। अब इसके काउंटर में आते हैं। इजराइल के पास है आयरन डोम सिस्टम, जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो कि अक्टूबर वाले केस में पता नहीं क्यों नहीं वो इफेक्टिव हुआ। वो आज तक मैं मतलब विस्मित मैं मुझे समझ में नहीं आता ऐसा हुआ क्यों। तो आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल करके वो कर सकता है। तीसरी चीज़ कि ये तो हो गया अपना आर्म्स का कंपैरिजन। अब आते हैं और थ्रेट्स का पॉइंट, न्यूक्लियर एंगल। ईरान क्लेम तो करता है कि हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, बट क्या वो न्यूक्लियर पावर है? नहीं है। इजराइल है। उसके बाद हम आते हैं दोस्त, फ्रेंड्स एंड फोर्स, दुश्मन और दोस्त। इजराइल के पास नाटो है, इजराइल के पास अमेरिका है। क्या ईरान को रूस आउट ऑफ द वे जाके मदद करने के लिए तैयार है? क्या चाइना मदद करेगा? क्या चाइना मदद करेगा? तो ईरान को कौन मदद करे? डोंट फॉरगेट, ईरान शिया स्टेट है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज सुन्नी हैं। उनमें आपस में ही बहुत तकरार है। तो क्या सुन्नी कंट्रीज आउट ऑफ द वे जाके एक शिया देश को बचाने की कोशिश करेंगे? उसके बाद क्वालिटी ऑफ सुन्नी कंट्रीज मिलिट्री क्षेत्र में उनकी क्वालिटी में बोलना चाहता हूँ। कोई वो लोग सोल्जरिंग जानता ही नहीं है। वो पता नहीं किस दुनिया में रहता है, हम जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे। खाली हमने तो कई बार टीवी पे किसी पाकिस्तान के प्रवक्ता को बोला है, बोलता है हमारी आर्मी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमने कहा बेस्ट का जब परिभाषा बता दो, जो आर्मी सब जंग हार जाए वो बेस्ट है। यू राइट, यही ना कहना चाहते हो? तो ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहता है। इजराइल की प्रोफेशनल आर्मी है। इजराइल के जनरल से ने पूछा किसी ने कि आप क्यों मारते हैं, मतलब लोगों को, मतलब आतंकियों को क्यों इतना बेरहमी से मारते हैं? बोला कि देखो आप क्या न्याय देना चाहते हैं? बोला मैं नहीं दे सकता, न्याय ईश्वर देगा। मैं खाली ईश्वर के साथ उनका मीटिंग करवा देता हूं कि वहां जाके वो न्याय ले। मेरा काम है ईश्वर के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना। अब ये बताइए कि क्या वाकई ये जो ईरान जो धमकी दे रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं, यूएन में जाकर के बोल सकता है, मुझे लगता है कि जिसको अटैक करना होगा वो अटैक करेगा, बोलेगा नहीं। एग्जैक्टली। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये खाली जो बादल है ईरान, वो गरजता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये इजराइल के सामने आप नहीं खड़ा हो सकते। इजराइल इज ए प्रोफेशनल आर्मी, एकदम प्रोफेशनली ट्रेंड है। उनकी लड़कियां तक सॉलिड एकदम कमांडो है। हाउ कैन यू टेस्ट देम? नहीं, एकदम नहीं। हिंदुस्तान की आर्मी फैंटम आर्मी है, सेना, फैंटम सेना। उस ब्रैकेट में हम रखेंगे इजराइल को। हम लोग वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग तो खाई 99 कारगिल वॉल, 18 to 40 डिग्री सैलिएंट पे धावा कर बोलना, 10 कदम चलोगे सांस चढ़ जाती है। वो तो दुनिया में कोई आर्मी नहीं जीत सकती थी। जीत नहीं सकती थी।
दुनिया की कोई आर्मी जीत नहीं सकती थी जो कारगिल में। और ये पाकिस्तान जानता था, इसीलिए बाय फायर बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट करता रहा। हम लोग अटैक किए, हटा दिए, उनको मार दिए, खत्म कर दिए। तो न्यूक्लियर पावर दूसरी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल सेना को, एक कमिटेड सेना को, राष्ट्रभक्त सेना को आप नहीं हरा सकते। अब ये बताइए कि अब इसके जो डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल एंगल जो इसका आ रहा है कि क्या इजराइल अब सीज फायर कर लेगा, कहेगा कि भाई हमारा बदला जो है वो हो गया, अब खत्म करो। देखो, दो चीज़ें हैं, ये मेरी सोच है। इजराइल बहुत कैपेबल जनरल्स हैं, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री लीडरशिप है। मेरा अपनी सोच है कि यदि सांप है तो उसको मार देना चाहिए, छोड़ोगे तो फिर डसेगा। सिंपल। मैं सांप को जिंदा छोड़ने में विश्वास नहीं करता। खत्म, अल्फिनितो, खत्म करो। उसको छोड़ोगे फिर डसेगा। सांप 1 को छोड़ोगे, सांप 2 आएगा, वो डसेगा। इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन इस सोच को हराना बहुत मुश्किल है। आप मिस्टर एक्स को मार सकते हो, मिस्टर वाई को मार सकते हो, बट जो मदरसा में जहर डाला जाता है उस सोच को कैसे करोगे? या तो मदरसा बंद करो। और पूरी दुनिया में लोग जो है हमास के साथ जो है वो खड़े हो गए। यही तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है कि विश्व में लोगों को धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए, राइट के साथ खड़ा होना चाहिए, या अधर्मी लोग के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो निगेटिव हिंसा फैलाते हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। विश्व के लिए कल्याण में कौन है जो शांति चाहता है, विकास चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम चाहता है, सबका साथ सबका विकास चाहता है? तो ये मान लेना चाहिए कि ईरान की कहानी खत्म। अब ईरान की कहानी वो तो ईरान तो अभी इजराइल की आप बात कर रहे हो, मैं तो ईरान की इंटरनल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। क्या ईरान की महिलाएं खुश हैं? क्या आंतरिक शांति है? और मुझे लगता है कि इससे बहुत जो पाकिस्तान में हुआ कि ओसामा बिन लादेन को जो मारा गया, उसके बाद से जनता के बीच आर्मी के प्रति वो जो रिस्पेक्ट और वो जो उनके ऊपर भरोसा था वो खत्म हुआ। तो भाई आप नहीं बचा सके। अब ये हमास के लीडर का तेहरान के अंदर मोस्ट सिक्योर्ड इलाके में मरने के बाद वहां की आर्मी, वहां के प्रशासन की भी इज्जत, उसकी लेजिटिमेसी गई। भाई आपके घर में घुस के इजराइल ठोक रहा है आपको, आपका क्या डिफेंसिव सिस्टम है? और आपका जो हमास का चीफ है, ये सुपर वीवीआईपी टारगेट और थ्रेट है उनको। तो ये तो विश्व को, सभी को पता है, रिक्शा वालों को भी पता होगा कि उसके लाइफ को खतरा है। आप उसको सुरक्षित नहीं कर पाए, कैसे हो? तो इसका मतलब है कि ये इस असैसिनेशन से जो हत्या हुई है, जिस तरह से टारगेट किलिंग किया गया है, वो न सिर्फ ईरान को मुस्लिम कंट्रीज के बीच एक ग्लोबल लेवल पे और इंटरनली भी उस सरकार की, पूरे प्रशासन की, आर्मी की जो है वो साख जो है वो मिट्टी में मिल गई। ये जो हमास का चीफ मारा गया है, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो जो मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा था, उसमें एक पैकेज था जो कि इजराइल ने बनाया है। उससे इजराइल ने ट्रेस कर लिया कि कहाँ बैठा है श्रीमान, ठोक दिया ठोक दिया। उस ऐप से उसको पता चल गया था एग्जैक्ट लोकेशन कि यहाँ ये आदमी यहाँ बैठा है, ठोक दिया। आप इजराइल से बहुत हाईटेक है, बहुत हाईटेक है। और आजकल लड़ाई तो टेक्नोलॉजी की ही है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। यहाँ तो ऐसा नहीं कि आप भीड़ में घोड़े पे चढ़ करके जो है आप लड़ाई लड़े। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के बिल्डिंग से निकल रहा था, 3-4 गाड़ियाँ थी। इजराइल का बंदा जिस गाड़ी में जो साइंटिस्ट बैठा था, उसी गाड़ी को टारगेट किया और उड़ा दिया। ये दूसरी तीसरी इस तरह की किलिंग ईरान के अंदर घुस के इजराइल ने की है। इजराइल देखो बहुत होमवर्क करता है, बहुत शैडो करता है, फुल प्रूफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, प्लान ए, बी, सी बनाता है। ए से बचोगे बी एक्सिक्यूट, बी से बचोगे सी एक्सिक्यूट, कहाँ तक बचोगे? प्लान डी तक बना के रखता है, नहीं बच सकते। तो मतलब ये है कि इजराइल ने अपना काम कर दिया, ईरान गिदर भभकी देता रह रहा है और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। आप मिसाइल ड्रोन है कितना इस्तेमाल कर लोगे? और यदि जंग छिड़ेगा तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि किसकी कैपेसिटी है रिकूप करने की ज़्यादा स्पीड से, किसका डीआईबी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा सॉलिड है, किसके पास असला ज़्यादा है।
स्पीड ऑफ रिकूपिंग मतलब क्या आप युद्ध के दौरान हो तो वापस जो आप आगे जो असला आएगा, बारूद आएगा, Correct, सारा correct. चीज जो आएगा उसको सप्लाई करने की Supply करने- स्पीड किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? खत्म बात। वेस्टेज हमेशा, यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, लोग शांति शांति की अब क्यों बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर का जो स्पीड है और मैन्युफैक्चरिंग का स्पीड है, दोनों में गैप है। गैप है। आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोड्यूस कम कर पा रहे हो, तो कहीं तो स्टॉक आउट होगा। राइट। तो स्टॉक आउट कर दे तो कैसे लड़ोगे? तो मतलब ये सारी चीजों का एक ही निष्कर्ष है कि अगर युद्ध हुआ तो इजराइल ईंट से ईंट बजा देगा ईरान की, ईंट से पूरा बिल्डिंग उड़ा देगा, बिल्डिंग ही उड़ा देगा। ईंट तो छोड़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक पर्सपेक्टिव रखा कि भाई क्यों ये ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, क्या क्या कमियां दोनों आर्मीज की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।